हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय सावरिया सेठ। एक बार फिर से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एस हिंदी हब पर हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज जो हमारी क्लास रहेगी वो है उपसर्ग के उदाहरणों की, जिसमें हम पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको जब भी क्लास अपलोड होगी तो वो आपको ज़रूर मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं उपसर्ग के उदाहरणों की ओर। सबसे पहले बारी आती है संस्कृत के उपसर्ग। इनकी संख्या 22 होती है। कभी कभी ये प्रश्न भी पूछा जाता है, जो कंपटीशंस जो होते हैं, एग्जाम होते हैं, उनमें ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है। तो आपको याद रखना है 22। कौन कौन से होते हैं? अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उप, दुर, दुस, नि, निस, निर, प्र, परा, अन, परि, प्रति, वि, सु, सम। ये सभी जो है संख्या में 22 है। आगे चलते हैं। संस्कृत के सभी उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। ध्यान रखें, संस्कृत के जो शब्द हैं वो सभी तत्सम शब्दों के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, प्रयोग में लिए जाते हैं, जैसे अति, अधि, अनु, अप आदि। अब हम बारी बारी से यहाँ पर जो है हर एक उदाहरणों को यहाँ देखने वाले हैं, तो आप ध्यान से देखें। सबसे पहला है, देखिए, अति उपसर्ग है और इसका अर्थ होता है अति का ऊपर, अधिक या परे। और इसके उदाहरण है अतिथ्य, अतिरिक्त, अत्यधिक। इसमें जो है आपसे पूछा जाए तो इन तीनों शब्दों में जो है कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो आपको बताना है अति उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है। दूसरा है अधि। अधि का अर्थ होता है अंतर्गत या प्रधान। इसका उदाहरण है अधिकार, अधिशेष, अधिकरण। तीसरा उपसर्ग है अनु। इसका अर्थ होता है सादृश्य या पीछे। अनुकरण, अनुसंधान, अनुज। चौथा उपसर्ग है अप। इसका अर्थ होता है निसार या हीनता। इसका उदाहरण है अपमान, अपयश, अपव्यय। पांचवा है अपि। इसका अर्थ है निश्चय या भी। अपितु, अभियान, अपिहित, जिसका अर्थ होता है ढका हुआ। ठीक है, अपिहित का अर्थ होता है ढका हुआ। छठा उपसर्ग है अभि। इसका अर्थ होता है पास या सामने। इसका उदाहरण है अभिमान, अभिवादन, अभिषेक। सातवां है औ। इसका अर्थ होता है अनादर। आठवां उदाहरण है आ। इसमें जो है अर्थ होता है पूर्ण, विपरीत और सीमा। इसके उदाहरण है आदेश, आहार, आगमन। नवा उपसर्ग है उद। इसका अर्थ होता है उच्चता, ऊपर या श्रेष्ठ। उदय, उत्कर्ष, उत्तम। 10वां है उप। समीपता, सहायता या गौण के लिए काम में लिया जाता है। उपहार, उपवास, उपदेश। फिर है दुर और दुष। इसका अर्थ होता है निंदा करने में, कठिनाई में और बुरा। तो देखो, दुर्गुण, गुण कैसे हैं? बुरे हैं। दुस्साहस, साहस कैसा किया आपने? निंदा करने वाला। दुस यानी बुरा साहस किया। दुर्जन, जुन, लोग कैसे हैं? बुरे हैं, दुर्जन। ऐसे नी उपसर्ग है। नी उपसर्ग में का अर्थ होता है निषेध में और अधिकता में, जैसे निवारण, निषेध और निलय। ठीक है, तो निषेध में भी उपसर्ग नी होता है। 13वां उपसर्ग है निर और निस। निषेध, रहित और बिना। इसका उदाहरण है निर्मल, निरुपाय, निर्भय। प्र, अधिक, आगे, ऊपर। उदाहरण है प्रहार, प्रबल, प्रयोग। प्रति उपसर्ग में है समानता या प्रत्येक, जैसे प्रतिवर्ष, प्रतिवाद, प्रतिबंध। परा उपसर्ग का अर्थ होता है विपरीत, उल्टा या पीछे। यह अधिकतर पूछा जाता है। तो परा का अर्थ होता है विपरीत, उल्टा या पीछे। इसका उदाहरण है पराजय, यानी जय कैसी है? परा यानी विपरीत है, उल्टी है। पराधीन, दूसरों के अधीन होना, पराकाष्ठा। ठीक है। अगला है 17 में परि, जिसका अर्थ होता है चारों ओर, परिवर्तन, परिक्रमा, पर्यावरण। सम, पूर्णता, सुंदर। इसका अर्थ क्या है? पूर्णता या सुंदर। संयोग, सम्मान, संसार। 19वां है सु। इसका अर्थ होता है शुभ, अच्छा और सहज। सुयोग, अच्छा योग। सुलभ, अच्छे से प्राप्त करना। सुगम, अच्छे से जाना। ठीक है, आसानी से। फिर आता है 20वां वी।
विशेष अभाव, विदेश विहीन, विभाग, स्व अपना, निजी, स्वतंत्र, स्वदेश, स्वार्थ। और एक बात यहाँ ध्यान रखनी है आपको कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 22वां, इसमें टिप्पणी की गई है कि संस्कृत व्याकरण ग्रंथों में उद उपसर्गी है, जबकि हिंदी में उत का भी प्रयोग होता है, इसलिए 22वें में उत का भी प्रयोग हम यहाँ कर सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उत उपसर्ग होगा, इसमें हम उत प्लस लेख, उत प्लस लेख, तो क्या बन जाएगा? उल्लेख, उल्लेख शब्द यहाँ पर बन जाएगा, ध्यान रखना है। तो उक्त भी क्या है? उपसर्ग ही मान लिया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है हिंदी के उपसर्गों की। तो हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से देखिए अब। हिंदी के उपसर्ग में, हिंदी भाषा में संस्कृत के उपसर्गों में परिवर्तन करके तद्भव उपसर्गों का निर्माण किया गया है। वहां तत्सम यूज किया गया था, यहाँ तद्भव प्रयोग किया गया है। तो कौन कौन से होते हैं देखो, अ, अन, अध, उन, ओ, क या कु, बिन, भर, दू, ती, चो, पच, पर, नी, स, सम, न, चिर, ये सभी हिंदी के उपसर्ग हैं। तो हम इनको बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहला उपसर्ग है अ, जिसका अर्थ होता है नहीं। क्या होता है? नहीं। और इसका उदाहरण है अकाज, अचेत और अटल। दूसरा उपसर्ग है ऊ, जिसका अर्थ है ऊंचा, उछालना, उतारना, उजड़ना। और उपसर्ग बुरा या नीचे। अवगुण, गुण कैसे हैं? बुरे हैं। औषध, औरस। अन उपसर्ग का अर्थ होता है बिना, जैसे अनपढ़, पढ़ने के बिना, अनदेखा, बिना देखा, अनमोल, किसका कोई मोल ना हो। अध उपसर्ग जिसका अर्थ होता है आधा, अधमरा, अधखिला, अधपका, आधा पका हुआ जिसे बोलते हैं। फिर है अधः, अधः का मतलब होता है नीचे, अधोगति, अधोमुख, अधोगत। उन उपसर्ग का अर्थ होता है एक कम, जैसे 59, 60 में एक कम, 49, 50 में एक कम, 79, 80 में एक कम। आठवां उपसर्ग है क या कु। क्या है? क या कु। इसका अर्थ होता है बुरा या कठिन, जैसे कपूत, पूत कैसा है? बुरा है। कुकर्म, कर्म कैसे हैं? बुरे हैं। ठीक है, कुचाल। ऐसे नि उपसर्ग, इसका अर्थ होता है विपरीत। निडर, डर नहीं होता, उसे निडर बोलते हैं। निशान, निपट। स या सु, जिसका अर्थ होता है अच्छा। सपूत, तभी तो देखो सपूत का जो अपोजिट बनता है विलोम शब्द, वो बनता है आपके कपूत से। ठीक है, सपूत का कपूत। फिर देखिए भर उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है भरा हुआ या पूरा। भरपूर, भरसक, भरमार। चौ, इसका अर्थ है चार। चौमासा, 4 महीनों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। चौखट। ठीक है। ती, 3। तिरंगा, तिपाही, तिमाही। दू, 2। दुमंजिला, दुगुना, दुहेला। 15वां उपसर्ग है पर, इसका अर्थ होता है दूसरा। पर हित, दूसरे के हित। पर सुख, पर काज। बिन, बिन का अर्थ होता है निषेध या अभाव। बिन देखा, बिन ब्याहा, बिन बयाया। चिर, सदैव, चिर का अर्थ क्या होता है? सदैव, चिरकाल। ठीक है, लंबे समय से। चिरजीवी, आगे तक जीते रहो। चिर परिचित। ठीक है। बहु, ज्यादा या अधिक। बहुमूल्य, मूल्य क्या है? ज्यादा है। बहुमत, मत क्या है? अधिक है। बहुवचन, वचन क्या है? ज्यादा है। सह, इसका अर्थ होता है साथ। सहचर, सहगामी, सहयोग। स्व, इसका अर्थ होता है अपना। स्वदेश, अपना देश। स्वराज, अपना राज। स्वभाव, अपना भाव। ठीक है। अब बारी आती है उर्दू के विदेशी उपसर्ग, जिसे विदेशी उपसर्ग कहें या जो है उर्दू के उपसर्ग कहें, बात एक ही है। तो भारत में बहुत समय तक उर्दू व अन्य विदेशी भाषाएं प्रचलित रही हैं, अतः हिंदी भाषा में उर्दू, अंग्रेजी आदि अनेक भाषाओं के उपसर्ग भी प्रयुक्त होने लगे हैं। तो कौन कौन से ऐसे उपसर्ग हैं वो हम यहाँ देख रहे हैं, जैसे बे, दर, बा, कम, ला, हर, बद, सर, ब, हम, बिला, ना, अल, हेड, हाफ, को, सब, खुश। ये सारे के सारे उपसर्ग जो हैं वो कौन से उपसर्ग हैं? वो आपको बताना है, वो विदेशी उपसर्ग है, ध्यान रखना है। ठीक है।
अब बारी आती है इनकी बारी बारी से उदाहरण देखने की। पहला उदाहरण है अल, इसका अर्थ होता है निश्चितता, जैसे अलविदा, अलबेला, अलमस्त। दूसरा है ना, इसका अर्थ होता है रहित, नालायक, नापसंद, नापाक। एन, एन का मतलब होता है ठीक, जैसे एन वक्त यानी ठीक उसी समय, एन समय, एन मौका। ला, इसका अर्थ होता है बिना, लाचार, लाजवाब, लापता। बद यानी बुरा या रहित, बदनाम, बदजात, बदतमीज। अगला है छठा बा, इसका अर्थ है अनुसार या साथ, बाकायदा, बाअदब, बाइज्जत। गैर, गैर का अर्थ होता है रहित या भिन्न, गैर हाजिर, गैर कानूनी या गैर मुल्क। आठवां उदाहरण है खुश, अच्छा, खुश मिजाज, खुश किस्मत, खुशखबरी। खुश का अर्थ क्या होता है अच्छा। कम, कम का अर्थ होता है थोड़ा, कमजोर, कमसीन, कम अक्ल। हम का अर्थ होता है साथ, हमदम, हम सफर, हम उम्र। ठीक है। लीला, इसका अर्थ होता है बिना, लीला नगर, लीला शंख, लीला मशहूर। बे, अभाव, बेचारा, बेहूद, बेचैन, जिसे चैन नहीं पड़ता, यानी चैन का अभाव, बेचैन। दर, दर का अर्थ होता है मैं, दरअसल, दरकार, दरवेश। हर उपसर्ग, इसका अर्थ होता है प्रत्येक, हर घड़ी, हर वर्ष, हर रोज। ब का अर्थ होता है साथ या पर, बदस्तूर, बशर्ते, बरोते। सर्क, इसका अर्थ होता है मुख्य या प्रधान, सरकार, सरदार, सरताज। नेक, इसका अर्थ होता है भला, नेक दिल, नेक नियत, नेक नाम। हेड, इंग्लिश का वर्ड है हेड, इसका अर्थ होता है प्रमुख, जैसे हेड मास्टर, हेड बॉय, हेड गर्ल। ठीक है। सब, सब भी इंग्लिश का वर्ड है जैसे, तो सब का अर्थ होता है उप, सब इंस्पेक्टर, सब डिवीजन, सब कमेटी। हाफ, आधा, हाफ पेंट, हाफ टिकट, हाफ शर्ट। 21 है जनरल, इसका अर्थ होता है प्रधान, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। तो देखो हमने यहाँ पर जो है सारे उदाहरण जो हमने यहाँ पर पढ़े हैं, आपको इन उदाहरणों को बार बार पढ़ना है, मूल शब्द को और उपसर्ग को अलग कर करके इसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद ही आपको ये सारे उदाहरण अपने आप ही याद हो जाएंगे। अब देखिए सारांश रूप में उपसर्ग को हल करने का सबसे आसान तरीका क्या है, वो मैं यहाँ बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको मूल शब्द को अलग करना है, उसके बाद उपसर्ग को अलग करना है। ध्यान रहे मूल शब्द का अर्थ निकलना चाहिए, ऐसा टुकड़ा नहीं करना है आपको जो आपको, जैसे मान लीजिए पर्यावरण शब्द है तो पर्यावरण शब्द के हम अर्थ यहाँ पर टुकड़े करेंगे, जैसे परी, तो परी तो इसमें उपसर्ग हो गया, और आवरण यहाँ पर इसका मूल शब्द बाहर आ जाएगा। ठीक है, परी प्लस आवरण, पर्यावरण। लेकिन हमें ध्यान रखना है ऐसा टुकड़ा नहीं करना है कि यहाँ आपने कर दिया परी और फिर दूसरा जो है मूल शब्द का टुकड़ा जो किया है वो हो गया वर्ण, तो ये नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है, आपको सही आवरण निकालना होगा। ऐसे अध्यक्ष, तो अध्यक्ष के लिए क्या होगा देखिए, अधि और प्लस अक्ष। तो देखो यहाँ पर जो अधि जो है वो तो उपसर्ग हो जाएगा, और अक्ष जो है स्थान को बोलते हैं, तो ये मूल शब्द हो जाएगा। तो आज हमने जो एक उदाहरणों की क्लास देखी है, इसको आपको फिर से एक बार रिवाइंड करके देखना है और सारे उदाहरणों की प्रैक्टिस करनी है। आपको यदि क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसी प्रकार से आपको और भी टॉपिक्स यहाँ पर मिलते रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।